चलिए आज बात करते हैं प्लासी की लड़ाई की। ये वो कहानी है कि कैसे सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी ने एक पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही दुस्साहसी सोच के साथ। हमें सिर्फ चाय नहीं मिलती जरी, हमें पूरा देश मिलता है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो मानसिकता थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो आज की इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 3000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी 50,000 की एक विशाल सेना को कैसे हरा सकती है। भाई, ये कोई जादू टोना नहीं था, ये थी रणनीति, धोखा और हाँ, थोड़ी सी बारिश। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18वीं सदी के भारत में एक ऐसा दौर जब यहां दौलत की नदियां बहती थीं, लेकिन एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर रहा था। उस जमाने में भारत मसालों, रेशम और कपास के लिए दुनिया भर में मशहूर था। मतलब व्यापार का एक ग्लोबल हब। और जहां दौलत होती है वहां होड़ तो होती ही है। तो ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच ये सब कंपनियां यहां आई थी व्यापारी बनकर, लेकिन असल में सबकी नजर इस कीमती खजाने के सबसे बड़े हिस्से पर थी। देखिए, जब तक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का दबदबा था तब तक सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन 1707 में सम्राट औरंगजेब की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ गई और जो सूबेदार थे वो खुद को राजा समझने लगे। और इसी पावर वैक्यूम ने, इसी खालीपन ने इन यूरोपीय कंपनियों को एक जबरदस्त मौका दे दिया, सिर्फ व्यापारी से शासक बनने का। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। ये टकराव था एक स्थानीय शासक और एक ऐसी कंपनी के बीच जो चाय की आड़ में कुछ और ही बना रही थी। जब बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों से पूछा कि भाई ये कलकत्ता में किलेबंदी क्यों कर रहे हो, तो पता है उनका जवाब क्या था? अरे साहब, ये किला नहीं है, ये तो एक बहुत ही आक्रामक गोदाम है। मतलब चाय की रक्षा के लिए तोपें, क्या बात है। लेकिन सिराजुद्दौला को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो नवाब थे, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे विशाल और अमीर प्रांत के शासक। उनके लिए ये दीवारें और तोपें उनकी सत्ता को सीधी चुनौती थीं। कोई भी शासक अपनी ही जमीन पर किसी विदेशी कंपनी को ऐसे किले बनाने की इजाजत कैसे दे सकता था? तो नवाब ने अपना हिसाब लगाया और उनका हिसाब बड़ा साफ था। मेरे हिसाब से 2 और 2 4 नहीं होते, युद्ध होता है। और बस इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता से खदेड़कर बाहर कर दिया। अब जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हार हजम नहीं हुई। वो ताकत में कम थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करेंगे। और यहीं से शुरू हुई वो कुटिल योजना, फूट डालो और राज करो। कंपनी ने इस काम के लिए मैदान में उतारा रॉबर्ट क्लाइव को, एक ऐसा आदमी जो सीधी लड़ाई से कहीं ज्यादा साजिशों का माहिर था। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसने हालात को तुरंत भांप लिया। तो ये फूट डालो और राज करो की रणनीति आखिर है क्या? ये एक सैन्य रणनीति से ज्यादा एक कॉरपोरेट रणनीति थी। मतलब दुश्मन को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढो और उसी पर वार करो। क्लाइव का प्लान एकदम सीधा और उतना ही खतरनाक था। उसने नवाब के दरबार में असंतुष्ट लोगों की तलाश की और उसे मिल गया मीर जाफर, नवाब का मुख्य सेनापति। पहला स्टेप, मीर जाफर से संपर्क करो। दूसरा स्टेप, उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दो। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, उसे इस बात के लिए मनाओ कि जब लड़ाई हो तो वो अपनी पूरी सेना के साथ बस तमाशा देखे, कुछ ना करे। मीर जाफर को मिलना था ताज और बदले में क्लाइव और कंपनी को, भाई उन्हें तो जैकपॉट मिल रहा था। जैसा कि उसने खुद कहा, और हमें मिलता है फूट डालो और राज करो स्पेशल। मतलब पूरे बंगाल का कंट्रोल और उसकी सारी दौलत। और बस इसी साजिश के साथ स्टेज तैयार हो चुका था इतिहास के उस निर्णायक दिन के लिए। साल 1757, प्लासी का मैदान। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये बारिश, विश्वासघात और भारत के भविष्य की कहानी थी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 की सेना, साथ में फ्रांसीसी सहयोगी, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के महज 3,000 सैनिक। लेकिन उनके पास एक गुप्त हथियार था, एक गद्दार, और हां, तिरपाल भी। लड़ाई चली रही थी कि अचानक मौसम ने करवट बदली। जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये वो बारिश थी जिसने लड़ाई का नतीजा ही तय कर दिया। और देखिए, यहीं पर तैयारी का फर्क साफ नजर आया। नवाब की सेना का बारूद भीगकर बेकार हो गया, उनकी तोपें खामोश हो गईं। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना ने होशियारी से अपने बारूद को तिरपाल से ढक रखा था।
उनका बारूद एकदम सूखा था और उनकी तोपें आग उगलने के लिए तैयार थीं। तो जब नवाब ने मदद के लिए अपने सेनापति मीर जाफर की तरफ देखा तो उसने क्या किया? उसने बस दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, मानो कह रहा हो, अरे माफ करना, लगता है मां बुला रही है। और उसने अपनी सेना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। विश्वासघात पूरा हो चुका था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि एक कंपनी ने सचमुच एक देश चुरा लिया। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये एक नए तरह के साम्राज्य की शुरुआत थी, एक कॉरपोरेट साम्राज्य की। सिर्फ एक दिन में खेल खत्म, अंग्रेज जीत गए। मीर जाफर को नवाब का ताज पहना तो दिया गया, लेकिन वो बस नाम का शासक था। असली ताकत, असली सत्ता अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ट्रेडिंग कंपनी एक इतने बड़े भूभाग की असली शासक बन गई थी। और इस एक दिन की लड़ाई का असर कितना गहरा था? जवाब है ये नंबर 200। सिर्फ एक धोखा और थोड़ी सी बारिश के बाद भारत पर 200 साल लंबे ब्रिटिश राज की नींव रखी गई। इस जीत के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा विनाशकारी था। बंगाल की दौलत, जो उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा थी, उसकी खुली लूट शुरू हो गई। भारत के अपने उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग धीरे धीरे खत्म कर दिए गए ताकि इंग्लैंड का बना सामान यहां बेचा जा सके। और यहां की आबादी को एक विदेशी कंपनी के मुनाफे के लिए काम करने वाले किसानों और मजदूरों में बदल दिया गया। मतलब सिर्फ एक कंपनी के फायदे के लिए पूरे उपमहाद्वीप का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल गया। और ये कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर क्या होता है जब एक कंपनी के लिए उसका मुनाफा उन लोगों की जिंदगियों से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिन पर वो शासन करती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।